जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। और उम्मीद करूंगा कि हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उस पर हम बहुत कुछ सीख सकें। चलिए, अगर आपके कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं। अगर आप अपने कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएएस तैयारी करने के लिए कितने घंटे पढ़ें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के आसपास हम कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, नई पुरानी, किस रूप में उसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्या है हमारा उसका सेगमेंट। मैं एनसीईआरटी की एक बुक भी आपके सामने लेकर आया हुआ हूं आज, कि हम इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीजें, इतनी मोटी किताब है एनसीईआरटी की, आप देख रहे हैं। मतलब खुद से इसको पढ़ने में हमें अच्छा खासा जो है समय लग जाएगा। अच्छे खासे पेजेस की जो है लंबाई चौड़ाई है। तो हमें बेसिकली क्या चीज हमें तैयार करनी होती है, कैसे तैयार करना होता है, और हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, राइट, और हम कैसे जो है वो आउटपुट अपना दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, हाँ। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कौन कौन सी क्लास से पढ़ें? चलो एक क्वेश्चन ये आ गया, तो चलो क्वेश्चन भी लिख लेता हूं मैं साथ साथ तुम लोगों का। इन्होंने पूछा कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो हम कौन कौन से क्लास से पढ़ना शुरू कर दें। चलिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैं इस बार के क्वेश्चंस के हिसाब से फ्रेम करूंगा। आपको पता है इस बार के काफी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली प्री में आए। पढ़ते वक्त सब कुछ याद नहीं रहता, चलो याददाश्त के बारे में बात करते हैं। याद, एक ने पूछा नोट्स कैसे बनाएं। गुड, नोट्स कैसे बनाएं। एक ने पूछा कि क्या पढ़ें। चलो क्या पढ़ें, कुछ कुछ इसी तरह का क्वेश्चन, क्या पढ़ें। मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैं तैयारी करना चाहता हूं यूपीएससी, कैसे करें। चाहे इससे यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, आप जनरल से हो, एससी एसटी कुछ भी हो, तैयारी कंपटीशन है देश के सबसे बड़े एग्जाम के लिए। हमें किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। हिस्ट्री के कौन से स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें। चलो हिस्ट्री हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों के क्वेश्चन पूछने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने टॉपिक के आसपास क्वेश्चन पूछा। राइट, नेक्स्ट वन, बीटीएल कैसे करें। चलिए, इसका मतलब आप बीटीएल को लेकर जो है आपको पता है। गुड, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। चलो एक लिमिटेड हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। चलें, गुड। मैगजीन, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर के साथ एनसीईआरटी कैसे जोड़ना, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को बोलकर पढ़ें या मन में पढ़ें, ये बड़ा भयानक सा क्वेश्चन आया है कि एनसीईआरटी को बोलकर पढ़ें या मन में पढ़ें। दोनों तरह से नहीं पढ़ना है, ना बोलकर पढ़ना है ना मन में पढ़ना है। एनसीईआरटी को मीनिंगफुल होकर पढ़ना है। चलिए, तो ये भी हम बात कर लेंगे। अब यहां से हम थोड़ा सा इतने क्वेश्चंस जो है हम वो शुरू करते लेना। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। एक छोटा सा सेगमेंट हम डील कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या आते हैं, हम सबसे पहले एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी का हमारा ये जो आज क्लास है इसमें सबसे पहले कहते हैं कि यूपीएससी की शुरुआत कैसे करें। यूपीएससी की शुरुआत कैसे करें। ऐसा नहीं है कि और इसमें आज की क्लास का क्या महत्व है, हम ये समझते हैं कि एनसीईआरटी मुझे कैसे जो हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे ये हमें स्टूडेंट मिले या इस तरह से हमारी जो महत्वपूर्ण बातें हुई, मान लो जैसे ये आईएएस बने इस बार हमारे यहाँ स्टूडेंट, ये सब, तो ये जब आईएएस बने तो एक्चुअली में आपकी तरह ये भी परेशान थे, राइट। ये भी जो है वो बुरी तरीके से परेशान थे कि हम कैसे अपनी तैयारी को करें, क्या करें, किस रूप में आगे लेकर जाएं, हम कैसे जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे आज आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर मैं एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं, वैसे कल को ये भी जो है वो यही क्वेश्चन पूछा करते थे कि हमें जो है वो किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, हमें कैसे अपना सिलेक्शन लेना चाहिए, दुनिया भर की बातें। चलिए, तो हम यहीं से चलते हैं और तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तैयारी की शुरुआत में मैंने पहले बताया था अपना माइंड फ्रेम तैयार करिए, गोल सेट करिए। इस पर मैं कई बार जो है वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या करना है। अब यहां पर दो चीजें हैं, बाकी मैं इसके फिलोसफिकल पार्ट पर कई बार बात कर चुका हूं। क्या क्या मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ये तय होना चाहिए आपके अंदर। वो क्या चेंज फैक्टर्स हैं जो आप अपनी सोसाइटी में आईएएस बनने के बाद लेकर आना चाहते हैं, आईपीएस बनने के बाद लेकर आना चाहते हैं। लेकिन अब मैं सीधे आज कॉन्क्रीट टॉपिक पे बात करूंगा।
जब यूपीएससी की शुरुआत करने की बात होते हैं तो शुरुआत सबसे कठिन होता है। ठीक है, शुरुआत जब कैसे करें में होता है, शुरुआत कब करें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कैसे वर्ड पूछ रहे होते, बड़ी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो कब करें, कहां करें, यह भी एक साथ पूछना पड़ता है। ठीक है, व्हेन सपोज दैट आपका बेस बिल्कुल निल है, निल बटा सन्नाटा है, आपने कभी यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं था, अचानक से आपने किसी टॉपर को देखा, बोले अरे हमरे बिहार से नंबर 1 टॉपर, अब हमारा भी खून आज उबल रहा है, और आपका खून उबलना शुरू हुआ और आपने कहा अगले साल हम भी टॉपर बन जाए। किसी वीडियो देखा, बोला अरे एक साल में आईएएस टॉपर बना, अरे हम भी अगले साल टॉपर। अच्छा, निल बटा सन्नाटा है, नीचे से तुम्हारा सारा बेस गायब है। अब आपने कहा कि शुरुआत कैसे करें, बोले किसी ने कहा एनसीईआरटी पढ़ लो, किसी ने कहा अरे एनसीईआरटी टाइम खराब करेगी, अरे सीधे जब तुम्हारे पास 1 साल टाइम है, कूद पड़ो यार, बिपिन चंद्रा लेके धाए से एकदम कूद पड़ो, शेखर बंदोपाध्याय के नीचे तो बात ही मत करना। अब का ये छोटा मोटा किताब पढ़ो, पॉलिटिकल जाओ सीधे डीडी बसु में सर मार दो एकदम धाए से। अब तुम सुने यार 1 साल में आईएएस बनना है और मन में एकदम उबल रहा है, अगले साल हमारा भी फोटो चारों तरफ लॉन्च करेगा, हम भी जो है वो यूट्यूब में आएंगे, चारों तरफ ये करेंगे। अब आपने क्या किया, बिना अपनी स्थिति को जाने, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिना अपनी स्थिति को जाने, स्थिति का मतलब है कि मैं अभी किस लेवल पे हूं, क्या मेरे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, क्या मैं किसी सब्जेक्ट, जब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूं, जब मूलभूत सिद्धांतों की बात करता हूं, क्या होते हैं फंडामेंटल्स, बोले अरे सर बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे हो जाएगा फंडामेंटल, नहीं होता है। पहले होता है फंडामेंटल्स में नियम नंबर 1 होता है जानना, पहले होता है जानना, फिर होता है टू नो कि है क्या ये, बेसिकली क्या है ये मुगल साम्राज्य, क्या है ये मौर्य साम्राज्य, क्या है भारत में जो है वो विदेशी नीतियां, क्या है आंतरिक सुरक्षा। पहले होता है टू नो, जानना, फिर उसको प्रयोग करना, टू अप्लाई, वर्ड यूज करते हो ना तुम लोग कि फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटो, क्या होता है फंडामेंटल, किस चिड़िया का नाम है। सबसे पहला होता है स्टेप नंबर 1 टू नो, जानना, फिर उसको अप्लाई करना, प्रयोग करना कि मैं इसको कहां अप्लाई कर सकता हूं, एंड देन हम यहां करते हैं सोचना, टू थिंक कि मैं इन सिद्धांतों का प्रयोग करके किस नए सिद्धांत के बारे में बात कर सकता हूं। मैं मोदी डॉक्ट्राइन और गुजराल डॉक्ट्राइन को मिलाकर अपनी भारत की नेबर पॉलिसीज में इन सिद्धांतों को कैसे अनुप्रयोग में लेकर आ सकता हूं, कैसे मैं गांधी के अहिंसावादी सिद्धांत को, यानी गांधी का जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व कर सकता हूं, कैसे मैं चाणक्य की नीति का इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या चीजों की नीतियों का इस्तेमाल करना है जहां मुझे थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है। जब आप इन प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो से हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग करना। फंडामेंटल स्ट्रांग करने के थोड़ा मतलब है कि सुबह अभी बच्चे ने पूछा कि सर मन में पढ़े या बोल बोल पढ़े, पढ़ डालो, और जब पढ़ डालो तो पहली बार में तुम सोचते हैं भाई साहब यस ये किताब हमने खत्म कर ली, अब तो हम जो चाचा चौधरी हो गए। बस दिक्कत यही है ना कि चाचा चौधरी और साबू के साथ यही बड़ी समस्या यहां पर हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो जो आपको सबसे पहले अपनी स्थिति को डिफाइन करना होता है, मैं कहां हूं, इसी के हिसाब से आपको यह तय करना पड़ता है कि मुझे इस तैयारी में कितना समय देना है। मैं 0 लेवल पे हूं और मैंने बोल दिया अरे अगले साल तो भैया तुम्हारा जो है टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 1 में आ रहा है, दैट मीन्स कि अब आप कभी भी उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो अपना समय तय करो कि मुझे कितना समय लगाना है। मुझे फंडामेंटल बनाने के लिए 3 लेवल तय करने पड़ेंगे। टू नो, सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो हो जाए सब्जेक्ट में। जिंदगी में नहीं पता था बाबर कौन है, मुगल साम्राज्य ने क्या किया, भारत की विदेश नीति क्या है, भारत में जो है वो फंडामेंटल्स क्या है, भारत की आंतरिक सुरक्षा क्या है, भारत के कृषि कानून क्या है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, कॉर्नवालिस ने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। और बोले भाई साहब 1 साल में हम आईएएस बनेंगे, इस बार हम भी जो है वो बड़का टॉपर बन के दिखाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला। ठीक है, पहले आपको जानना पड़ेगा कि पहले लेवल में मुझे जानना, अब जानने के लिए मुझे कितना समय लगेगा और जानने के लिए मेरे सोर्स क्या होंगे। क्या मैंने कहा कि अगर मुझे लेवल 1 पे जाना है तो मुझे जानने के लिए कितना समय लगेगा, टू नो टाइम, और कितने स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत, और प्रक्रिया क्या होगी जानने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहां पर एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी सबसे बेसिक फंडामेंटल है, जहां पर एनसीईआरटी में हम जब पढ़ते हैं तो हमें उसकी जानकारी पता चलती है क्या है ये सब्जेक्ट। बच्चों की तरह, छठी क्लास के बच्चों की तरह सिखाया गया कि वो देखो तुमने ध्रुव तारा देखा है कि नहीं देखा है, वो नॉर्थ में क्यों चमकता, वहां बात करते हो कहानियों के साथ आपको बेसिक फंडामेंटल आपका कवर कराएगा। तो आपको पता चलता अच्छा नॉर्थ पोल के ऊपर 90 डिग्री पे जेनिथ एंगल 0 लगाते हुए यहां पर जो है एक ध्रुव तारा, पोलरिस स्टार हमें दिखाई पड़ता है। आपको पहली बार जानकारी होती है कि यार ये चमकता हुआ तारा है, इसका एंगल बेसिकली क्या है।
तो ये चीजें आपको पता चलती है, डायरेक्शंस क्या होती हैं, मैप पे ऊपर नॉर्थ क्यों रखा जाता है, सामने फेस पे ईस्ट क्यों रखा जाता है, आपको ये चीजें पता चलती हैं। फिर आप उसी हिसाब से अप्लाई करते हो कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाते हैं। तो बेसिकली जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, या जिसको हम लोगों ने कॉन्सेप्टर कहा है, हमारा कॉन्सेप्टर जो बैच इसी बेसिस पे हमने बनाया थे 3 स्टेजेस पे, कि जहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट की जानकारी होती है, हम डिबेट करते हैं, उसमें कुछ चीजें याद होती है, कुछ चीजें याद नहीं होती। अब जैसे कॉन्सेप्टर के बच्चे, आपने देखा होगा, अभी मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया, आज मैंने सोशल इश्यूज डिस्कस किया, जहां पर मैंने एक नए लेवल पे, उसने क्या हुआ, पिछले साल भी मैंने सोशल इश्यूज से क्लास शुरू की, लेकिन वो फंडामेंटल बेस पे क्लास थी, तो उसने फंडामेंटल बेस पे वो क्लास पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी के आसपास उस क्लास को रखा था। अब आज जब मेरा सुबह डिस्कशन हुआ, समावेशन पे डिस्कशन हुआ, जहां पर मैंने आज समावेशन एक्सक्लूजन इन पे डिस्कशन किया, मैसेज आया कि सर लास्ट ईयर भी मैंने ये क्लास की थी, बहुत अच्छे से क्लास की, लेकिन इस बार का डिस्कशन बिल्कुल ही अलग लेवल पे है, और 1 घंटे में जो आपने डिस्कशन कर दिया, 2-2 घंटे में मेरा उसमें थॉट प्रोसेस चल रहा है, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर मुझे दिखाई पड़ा। यही डिफरेंस है, जहां आप उसको अप्लाई करते हैं, टीचर आपके साथ नए नए प्रयोग करता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले जानना है, फिर अनुप्रयोग करना है। अनुप्रयोग करने का मतलब, जैसे मान लो कल को मुझे मेंस देना है, मुझे सेकेंड लेवल मुझे देना है और मुझे तैयारी करनी है, ठीक है, सेकेंड लेवल। अब सेकेंड लेवल में मान लो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के सतत विकास के लिए, भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए भारत की सतत आर्थिक समृद्धि ही एक कुंजी है। मैंने कल ये क्वेश्चन जो है अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में दिया था कि आंसर राइटिंग जो बैच हमारा पावर राइटिंग बैच है। तो अब आपको क्या पता है, आपको एक पता है कि भारत का सतत आर्थिक विकास क्या होता है, दूसरा पता चला कि भारत के दीर्घकालिक जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो विश्व में उसको आगे जाना है, उसके लिए वो किस रूप में सामने आ सकता है। अब ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़कर आपको क्या करना है, एक उत्तर लिखना है या एक निबंध लिखना है। 125 मार्क्स, 1250 के आसपास शब्द इस्तेमाल करने हैं, या 150 से 200 शब्द इस्तेमाल करने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आ रही हो। अब मुझे 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को जोड़कर मुझे जो मैं जानता हूं, मेरी बात को ध्यान समझना, उसको मुझे क्या करना है, प्रेजेंट कर देना। यानी उसका क्या करना है, सेकेंड लेवल पे मुझे जब उत्तर लेखन जिसे आप लोग कहते हैं, या मेंस आंसर राइटिंग कहते हैं, या मैं इसको बोलता हूं कि जो तुम जानते हो उसको क्या करना है, अनुप्रयोग करना है। क्यों अनुप्रयोग, क्यों मैं इसको कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग मेरे आंसर राइटिंग पावर राइटिंग मैच में होगा तो मैंने आपको बताया एक चीज सिखाई थी, पर्सनलाइज योर एग्जांपल्स। यानी आप जो भी बात कहोगे अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, करंट में जो चीजें चल रही हैं, जो रिलेवेंट चीजें चल रही हैं, उसके साथ आप उसको जोड़ दोगे। तो जब जोड़ दोगे तो क्या होगा, हर बार कुछ नया उसमें आप दोगे, कुछ चैलेंजिंग पार्ट दोगे। इसी को हम लोग अनुप्रयोग कहते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एथिक्स पेपर में बहुत से निर्णय लेने क्वेश्चन में कि आप आईएएस बन गए, आपका दोस्त आता है जिसने आपकी बड़ी मदद की थी और कहता है बहन की शादी है और तुम उसी विभाग के अध्यक्ष हो, हेड हो, तो तुम क्यों नहीं यार 4 बोरा चीनी निकलवा देते हो। तो अब ये क्वेश्चन कहीं रटे नहीं जा सकते, यहां तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में मेरे पास, मुझे मेरे टीचर ने एथिक्स, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इनके सिद्धांत पढ़ाए थे, मोरालिटी के सिद्धांत पढ़ाए थे, कर्तव्य के सिद्धांत पढ़ाए थे, तो क्या मैं यहां अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो इस तरह से जो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं, उसको हम लोग थर्ड लेवल कहते हैं, कि जहां पर हम थिंकिंग करते हैं कि नए तरह के प्रश्नों का जवाब हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा नैनीताल में इतनी भयानक जो है आपदा आई, और उत्तराखंड सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की जो है वो चीजें इंस्टॉल कर रहा है। 84,000 मेगावाट से ज्यादा उत्तराखंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने देखा कि भारत के कई राज्यों में कोयले की कमी होती चली जा रही है। पूरी दुनिया में कोयला तेजी से कम हो रहा है और भारत, चीन जैसे देशों के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ है कि वो कोयले से बिजली का उत्पादन कम करे। तमाम जर्मनी से लेकर यूरोपियन कंट्रीज लगातार अपना कोयले पे आधारित उत्पादन कम कर रही हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही हैं। आपने लगातार ये पढ़ा होगा। अब भारत को भी अपना कोयला कम करना है, लेकिन भारत के पास सोलर, सोफिस्टिकेटेड बैटरी टेक्नोलॉजीज नहीं है इतनी बड़ी मात्रा में। अब क्या होगा, हमारे पास सदा नीरा नदियां हैं, पेरेनियल रिवर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो साफ होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मान लो नहीं निकल रही है या कम निकल रही है, तो हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एक जो है विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बांध बना रहे हैं, नदियों के पानी को रोक रहे हैं, डायनामाइट लगा रहे हैं, पत्थरों को तोड़ रहे हैं, पत्थरों का बेस कमजोर होता चला जा रहा है। अब बिजली प्राप्त करना, स्वच्छ बिजली प्राप्त करना, भारत की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना एक चुनौती है, और लेकिन उसके कारण
नदियों के प्रवाह को रोकना, पहाड़ों को तोड़ना, पहाड़ों के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना एक दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है। लगातार इस मौसम में कभी भी अक्टूबर के महीने में आज आपने देखिए नैनीताल देश के हिस्सों से कट गया, उत्तराखंड के हिस्सों से कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं और ऐसी आपदाओं का जन्म हो रहा है जिनको भरने में, इनके घाव भरने में सालों साल लग जाएंगे। अब सवाल यह है कि मुझे डेवलपमेंट चाहिए या मुझे पर्यावरण चाहिए। अगर तुम कहोगे नहीं पर्यावरण चाहिए तो बाबू तुम्हारे घर में बिजली ना आए, अभी स्टूडियो में बिजली चली जाए, मैं तुम्हें ना पढ़ा पाऊं तो फिर क्या होगा, तुम्हारी शिक्षा रह जाएगी। तो सवाल है कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स में से मुझे बैलेंस कैसे करना है। और जब मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं है तो मैं कहां से लेकर आऊंगा। मान लो मेरी ये किताब मुझे हेल्प नहीं कर पा रही है कि मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या मुझे पर्यावरण संरक्षण की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली कोयले से हटाकर हम पन बिजली का इस्तेमाल करके भी तो पर्यावरण को बचा ही रहे हैं, लेकिन हम उस चक्कर में अपनी नदियों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे पहाड़ जो है वो क्या हो रहा है, नदियां जो है वो एक प्रभाव पैदा कर रही हैं, गाद लेकर आ रही हैं और उसकी वजह से बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता चला जा रहा है। अब सवाल है कि यहां पर मेरे पास कोई बना बनाया उत्तर नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मुझे थिंकिंग करनी पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा। डन है, मुझे सोचना पड़ेगा और जब मैं सोचूंगा तो कुछ नए तर्कों को जन्म दूंगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, आज की डिबेट अगर तुम्हें समझ में आ गई तो यूपीएससी में तुम्हें आगे कभी भटकने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं समझ पाए और भटकते रहे किताबों के चक्कर में, इस तरह सोचते रहे कि सर हम मन में पढ़ें या बोल बोल के पढ़े, तो मैं तो तुमसे यह भी कहूंगा कि सर के बल खड़े होकर पढ़ो, शीर्षासन करके पढ़ो। हो सकता है ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, हो सकता है पत्थरों की नलिकाओं में कुछ रक्त प्रवेश कर जाए और हो सकता है तुम कुछ समझ भी जाओ। लेकिन यहां मुद्दा वो है ही नहीं है। यहां तुम देश के सबसे जटिल इम्तिहान में हो, यहां तुम्हारी मोहब्बत लवासना है और वो तो मोहब्बत तो हमेशा क्या करती है, बलिदान मांगती है। और ये तो तुमसे पूरा जीवन ही मांग ले रही, कह रही पूरा सोच ही बदल दो, पूरे अपने जीवन के आयाम बदल दो तब पहुंचोगे। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नाउ यू हैव टू डिसाइड एनसीईआरटीज क्या है। एनसीईआरटीज होती हैं अपने सब्जेक्ट को जानने की प्रक्रिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि एनसीईआरटी क्या होती है तो एनसीईआरटी होती है अपने विषय, अपने सब्जेक्ट को लेवल 1, अभी मैंने समझा दिया ना, लेवल 1 जानने की प्रक्रिया की शुरुआत, यह है एनसीईआरटी। अब तुम तय करो कि क्या तुम्हारे पास बेसिक्स क्लियर है, क्या सब्जेक्ट को लेकर तुम्हारी जानकारी है, क्या सब्जेक्ट से तुम्हारा साक्षात्कार हो गया है। क्योंकि तुम जानोगे नहीं तो प्रयोग कर नहीं पाओगे, प्रयोग कर पाने की तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, तुम कभी सोचने की क्षमताओं में शामिल नहीं हो पाओगे। फिर जब तुम्हारे सामने मेंस में प्रश्न आएगा इस तरह का कि विकास बनाम अतिवाद, कृषि कानून बनाम कृषकों के हित, राज्य बनाम संघ जिसके बारे में बात होगी, केंद्र बनाम राज्य की बात होगी, न्यायपालिका की सक्रियता की जब बात होगी तो तुम ऐसे सर खुजलाओगे इसमें हम लिखें क्या, और एक बहुत ही खूबसूरत मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। तो अब तुम्हें तय करना है कि मैं किस स्टेज में हूं, क्या मैं जानने की प्रक्रिया पूरी कर चुका हूं किसी भी माध्यम से। क्यों हमने 2 साल का कॉन्सेप्टर बैच बनाया, इसीलिए बनाया। हम एक बार में पढ़ा देते हिस्ट्री, हमें आती नहीं थी क्या कि आज बार थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे फिर अगली बार फिर सीख कर आएंगे, नहीं, कम से कम ओजांग के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। तो क्यों हमने 2 साल, क्योंकि हम जानने, अनुप्रयोग करने और सोचने की प्रक्रिया में। आज क्यों मेरी सुबह की क्लास, आज आप देखिए कि घंटे भर डिस्कशन होता रहा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पर मैंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में सामाजिक चेतना को जोड़ने का प्रयास किया। तो डिस्कशन किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि बच्चों को सामाजिक मुद्दे पहले से समझ में आ चुके थे कि हां सर ने बताया था कि समाज कैसे मल्टी लेयर होता है, समाज में किस प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, बहिष्करण किस रूप में होता है। तो यही कारण है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं डिबेट में शामिल हूं, और जब टीचर के साथ डिबेट में आप शामिल हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी जो है सोचने की क्षमता जन्म ले लेती है। क्लियर है? तो अब आप एनसीईआरटीज, अब मुझे तुम बताओ जानने की प्रक्रिया क्या अधूरी हो सकती है। अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, क्या जानने की प्रक्रिया अधूरी हो सकती है।
मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं तुमसे एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, फिल्म की कहानी सुना रहा हूं, और मैंने कहा कि वो पहुंचा और उसने चाकू मार दिया पेट में और वहां से भाग गया और भागते हुए अपनी मां के घर में जाकर छुप गया। तुमको एक मिनट सर, एक मिनट, समझ में नहीं आया। अबे किसने किसको चाकू मार दिया और किसकी मां के घर पे जाकर छुप गया? क्योंकि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूं आप बेसिकली बात क्या कह रहे हैं और किसके लिए वो उसने बदला लिया। तो मैंने कहा कि भाई इसमें हीरो जो था उसने जो है उसको फलाने को चाकू मार दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार को बचाना था, फॉर एग्जाम्पल। तो आप कहेंगे हाँ अब कहिए ना सर पूरी बात, पूरी पिक्चर तो सुनाइए। आप तो इंटरवल से मुझे पिक्चर बताने लगे कि इससे पहले क्या हुआ, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इसका उसका का नाम क्या था। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसके बारे में बताइए मुझे। तो अगर मैं आपसे कोई आधी अधूरी बात कहूं तो क्या समझ पाओगे? तो उम्मीद करता हूं आज एनसीईआरटी को लेकर आपके दिमाग में जो बातें होंगी वो बहुत क्लियर हो चुकी हैं। कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, 3 स्तर पे हमें किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को समझना, किसी भी चीज के बारे में अनुप्रयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।